एक ऐसी भावना है जो हमारे सोचने समझने की सलाहियत को ख़त्म कर देता है और हमसे कुछ भी करवा देता है। तो स्वागत है दोस्तों आप लोगों का मेरे चैनल क्राइम टेबल पे। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसी घटना की जिसने पूरे कर्नाटका में सनसनी मचा दी थी। तो ये घटना है 7 अगस्त 2025 की। 7 अगस्त 2025 को लोकल पुलिस को एक अननोन कॉल आता है। कॉल करने वाला पुलिस को ये बताता है कि सर मैं एक इलाके से गुजर रहा था और मैंने देखा कि एक कुत्ता मेरे सामने से गुजर रहा था और उसके मुंह में एक इंसानी हाथ के टुकड़े थे। पुलिस ये सुनते ही दंग रह गई और फौरन ही एक टीम को उस लोकेशन के लिए रवाना कर दिया। तो ये जगह थी बैंगलोर से 110 किलोमीटर दूर। पुलिस जब तक मौके पर पहुंचती है तब तक कुत्ता वहां से भाग चुका था, लेकिन सड़क किनारे पुलिस को एक इंसान का हाथ मिला जिसे पुलिस ने फौरन अपने सीनियर ऑफिसर्स को बताया। सीनियर ऑफिसर्स ने यह ऑर्डर दिया कि फौरन से उस इलाके को सील कर दिया जाए और उस एरिया की अच्छे से तलाशी ली जाए। पुलिस ने फौरन से एरिया सील करके तलाशी लेना शुरू कर दिया। कुछ दूर जाके पुलिस को एक इंसानी लाश का पैर मिलता है। जैसे जैसे दायरा बढ़ता गया पुलिस को एक एक करके अलग अलग बॉडी पार्ट्स मिलने लगे, जैसे उंगलियां, हाथ। घंटों की तलाशी के बाद तकरीबन 5 किलोमीटर के दायरे में पुलिस को एक इंसानी लाश के टोटल अलग अलग 19 बॉडी पार्ट्स मिले। इस तलाशी के बाद पुलिस भी हैरान थी क्योंकि इस इलाके का ये पहला ऐसा केस था जिसमें एक इंसान के बॉडी के 19 टुकड़े 5 अलग जगह फेंके गए थे। इससे जाहिर था कि लाश के टुकड़े करके अलग अलग जगह फेंकने का मकसद ही यही था कातिलों का कि पुलिस को कभी ये लाश ना मिले, और अगर मिलता भी तो अलग अलग बॉडी पार्ट्स देख के पुलिस कंफ्यूज हो जाती और ये केस या तो कभी सामने ही ना आता या कभी सॉल्व ही नहीं हो। अब बॉडी के 19 पार्ट्स तो मिल गए थे, लेकिन अभी भी पुलिस उस इलाके की तलाश कर रही थी क्योंकि बॉडी का सर अब तक बरामद नहीं हुआ था। बिना सर के लाश की पहचान ढूंढना बहुत मुश्किल होने वाला था पुलिस के लिए, लेकिन लाश के हाथ पैर से कुछ ज्वेलरीज मिली थी जो कि कातिलों ने इन ज्वेलरीज को कत्ल करते वक्त कत्ल करने के बाद निकाला ही नहीं था, जिससे ये आइडेंटिफाई हुआ कि ये लाश एक फीमेल की है। फॉरेंसिक टीम को मौके पे बुलाया जाता है और फॉरेंसिक टीम उस इलाके की अच्छी तरह जांच करती है और ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स को अपने हाथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाती है पोस्टमार्टम के लिए। उधर फॉरेंसिक टीम अपना काम कर रही थी और इधर पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू की। तो पुलिस के लिए ये इन्वेस्टिगेशन बहुत चैलेंजिंग होने वाला था। आसपास के लोकल पुलिस स्टेशंस में ये खबर भिजवाती है कितने भी रिसेंटली मिसिंग केसेस रिपोर्ट हुए हैं उनकी डिटेल्स उनको भेजी जाए। 24 घंटे में पुलिस को पहली कामयाबी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि टुमकुरू डिस्ट्रिक्ट में एक महिला की मिसिंग रिपोर्ट दर्ज हुई है और उस महिला के हस्बैंड ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट 3 अगस्त को दर्ज कराई थी। पुलिस उस महिला के घर पहुंचती है और मिसिंग रिपोर्ट पढ़ती है। मिसिंग रिपोर्ट के मुताबिक उस महिला का नाम लक्ष्मी देवी है और उनकी उम्र तकरीबन 42 साल। लक्ष्मी देवी बेला गांव की रहने वाली थी और 3 अगस्त अपनी बेटी तेजस्वी के घर गई थी। तेजस्वी से मिलके वो 3 अगस्त को अपने घर के लिए रवाना हुई, लेकिन वो अपने घर कभी पहुंची ही नहीं। पुलिस को बॉडी की पहचान और बाकी डिटेल्स तो मिल गई। अब पुलिस को कातिल और कत्ल का मकसद ढूंढना था। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किया। जहां लक्ष्मी देवी रहती थी वहां के फुटेज में पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं मिला, कोई ऐसी फुटेज नहीं मिली जो कि सस्पिशियस लगे। लेकिन जिस एरिया से उनकी लाश के टुकड़े बरामद हुए थे वहां की सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को एक पहली लीड मिलती है। वो लीड ये थी कि 3 अगस्त को एक एसयूवी इस इलाके में बार बार चक्कर काट रही थी। इस तरह की गाड़ियां बहुत गुजरती हैं, लेकिन पुलिस को इस एसयूवी पे शक इसलिए हुआ कि पुलिस ने जब इस एसयूवी की फुटेज 2-3 बार गौर से देखी तो पता चला कि इस एसयूवी का
आगे और पीछे का नंबर प्लेट अलग है। ये एसयूवी मॉडिफाइड थी और इसका बोनेट भी थोड़ा डिफरेंट था। उन्हें ये एसयूवी बहुत सस्पिशियस लगा और पुलिस ने ये सोचा कि शायद इस एसयूवी का लक्ष्मी देवी के कत्ल से कोई कनेक्शन हो सकता है। पुलिस ने जब ये नंबर प्लेट आईटीओ को भेजा तो पता चला कि ये नंबर प्लेट फेक है। पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस ने इस गाड़ी की फोटो आसपास के गाड़ियों के वर्कशॉप में सर्कुलेट की। इसने इसी को जरिया बना के केस की इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई। काफ़ी पूछताछ के बाद एक वर्कशॉप का वर्कर इस गाड़ी की पहचान कर लेता है और इस तरह गाड़ी के ओनर की डिटेल्स भी पुलिस को मिल जाती हैं। उस गाड़ी के ओनर का नाम था सतीश। पुलिस ने सतीश की कॉल रिकॉर्ड्स निकाली। उसमें पुलिस को एक हैरान करने वाली जानकारी मिली। पता चला कि सतीश का फ़ोन 3 अगस्त को इसी इलाके में एक्टिव था जिस इलाके में ये एसयूवी घूम रही थी। और उससे भी हैरानी की बात ये थी कि 4 अगस्त से सतीश का नंबर स्विच ऑफ आ रहा था, यानी इंसिडेंट के अगले दिन से, और इंसिडेंट के वक्त उसका फ़ोन उसी इलाके में एक्टिव था। पुलिस को अपना पहला सस्पेक्ट मिला इस केस में। पुलिस फौरन सतीश के घर के लिए रवाना हुई। जब पुलिस सतीश के घर पहुंचती है तो वहां कोई नहीं था। सतीश गायब था। पुलिस के हाथ फिर से खाली थे। पुलिस के पास सतीश की सारी डिटेल्स थी। पुलिस ने सतीश के नंबर को ट्रैकिंग पे डाला। तभी पुलिस को उसकी लोकेशन मंगलुरु में मिलती है। पुलिस की टीम फौरन वहां पहुंचती है और सतीश को अपनी हिरासत में ले लेती है। सतीश के साथ उसका दोस्त किरण भी था। पुलिस उन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों से पूछताछ शुरू कर की जाती है। सतीश पूछताछ के बाद ये बताता है कि मैंने गाड़ी 6 महीने पहले ही बेच दी थी और अब इसकी ओनरशिप मेरे पास नहीं है। पुलिस के हाथ फिर से खाली थे क्योंकि सतीश ये बार बार कह रहा था कि मैंने कुछ भी नहीं किया और वो गाड़ी अब मेरी नहीं है। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज बस एक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस था, ऐसे ये प्रूफ नहीं होता था कि सतीश वहाँ पे वाकई में था या सतीश ने ही ये मर्डर किया होगा, और उससे कुछ साबित नहीं हो पाता। फिर पुलिस ने लक्ष्मी देवी और सतीश के बीच का कनेक्शन ढूंढना शुरू किया, लेकिन अफसोस कि सतीश और लक्ष्मी देवी का दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं था। पुलिस ने सोचा कि उनसे कोई लिंक मिस हो रहा है, इसलिए उन्होंने शुरू से इन्वेस्टिगेशन शुरू की। पुलिस ने सतीश से पूछा कि अगर तुमने ये गाड़ी 6 महीने पहले ही बेच दी थी तो जिसको तुमने बेचा उसकी डिटेल्स तो तुम्हारे पास ज़रूर होंगी, हमें उनकी डिटेल्स चाहिए, हमें उनकी डिटेल्स दो। फिर पुलिस को सतीश बताता है कि उसने ये गाड़ी डॉक्टर रामचंद्रैया के नाम के एक इंसान को बेची थी। उसने सतीश से गाड़ी को खरीदी थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी भी उसने अपने नाम पे नहीं करवाया था और रजिस्ट्रेशन अभी भी सतीश के नाम पे ही था। पुलिस ने पूरी डिटेल्स पता की तो पता चला कि वो एक डेंटिस्ट है और उसका सीधा कनेक्शन लक्ष्मी देवी से निकल आया। डॉक्टर रामचंद्रैया लक्ष्मी देवी का दामाद था और उसकी उम्र तकरीबन 47 साल थी, लेकिन उसने अपने से 20 साल छोटी तेजस्वी से की थी जो लक्ष्मी देवी की बेटी थी, और ये डॉक्टर रामचंद्रैया की दूसरी शादी थी। शादी के बाद उनको एक बेटा भी हुआ। लक्ष्मी देवी का अपनी बेटी और दामाद के घर बहुत आना जाना होता था। वो अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में बहुत दखल अंदाजी करती थी। तो रामचंद्रैया को लगने लगा था कि लक्ष्मी देवी की वजह से उनकी शादीशुदा जिंदगी पे बहुत गलत असर हो रहा है, क्योंकि वो अपनी बेटी को उल्टे सीधे मशवरे देती रहती हैं। डॉक्टर रामचंद्रैया ने अपनी बीवी को बहुत समझाया कि हमारे पर्सनल मैटर्स से अपनी माँ को दूर रखो और उनको हमारे मैटर में इंटरफेयर मत करने दो, लेकिन लक्ष्मी देवी नहीं मानी और ना ही उनकी बेटी मानी। वो अक्सर अपनी बेटी के घर आया जाया करती थी और अक्सर उनके मामलों में दखल अंदाजी किया करती थी। तो रामचंद्रैया की ये दूसरी शादी थी और उन्हें ये डर लगने लगा कि उनकी सास के बहकावे में आके तेजस्वी उन्हें छोड़ के चली जाएंगी। इसी उलझन में फरवरी में डॉक्टर रामचंद्रैया ने एक प्लान बनाया। वो सतीश और किरण को जानते थे। उन्होंने सतीश और किरण को बोला कि मुझे अपनी गृहस्थी हर कीमत पे बचानी है और उसके लिए मुझे अपनी सास को जान से मारना पड़ेगा, और इसमें अगर तुम दोनों ने मेरी मदद की तो मैं तुम दोनों को 4 लाख दूंगा। सतीश और किरण लालच में आ गए।
डॉक्टर रामचंद्रैया ने ये बोला कि ऐसा करना कि न लाश मिले और न ही कोई सबूत। इस प्लानिंग के तहत उसने सतीश की SUV खरीदी और प्लानिंग शुरू कर दी। इसी तरह 3 अगस्त को लक्ष्मी देवी तेजस्वी के घर आई, जैसे कि वो हमेशा आती थी। वो आए दिन तेजस्वी के घर पहुंच जाती थी। उस दिन डॉक्टर ने अपनी सास को कहा कि आज मैं आपको घर छोड़ देता हूँ। उसने लक्ष्मी देवी को SUV में बिठाया और सतीश और किरण को भी साथ ले लिया कि इन्हें भी हम रास्ते में छोड़ देंगे। पीछे की सीट पे लक्ष्मी देवी, किरण और सतीश बैठे थे और आगे डॉक्टर रामचंद्रैया गाड़ी चला रहे थे। इसी बीच किरण और सतीश ने लक्ष्मी देवी का गला दबाना शुरू कर दिया और उनका कत्ल कर दिया। उसके बाद लाश को गाड़ी की डिक्की में रखा, वहां से चल दिए। देर रात बेलागांव पहुंचकर लाश को डिक्की से बाहर निकाला और एक तेजधार हथियार से लाश के टुकड़े कर दिए। और टुकड़े करने के बाद अलग अलग पॉलीथीन में अलग अलग बॉडी पार्ट्स को भरा। फिर रात भर गाड़ी चलाते रहे और टुकड़ों को अलग अलग फेंकते रहे। तकरीबन 5 किलोमीटर की रेंज में इन्होंने सारे टुकड़े फेंक दिए और अपने अपने घर चले गए। आखिरकार इतनी प्लानिंग के बाद भी ये तीनों पकड़े गए। निशानदेही पर सर भी बरामद कर लिया गया और तीनों को जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कभी हम लोगों की आंखों में इतना चुभने लगते हैं कि नौबत यहाँ तक आ जाती है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि मुझे आप तक रियल क्राइम की स्टोरीज पहुंचाने की मोटिवेशन मिले। थैंक यू।